वेलकम फ्रेंड्स ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की मुख्य झीलों पर। राजस्थान की मुख्य झील हमारे प्राकृतिक संसाधन जो हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो हम बात करते हैं राजस्थान की मुख्य झीलों पर। सबसे पहली बात, जब हम राजस्थान की झीलों पर हम बात करते हैं तो राजस्थान की झीलों को हम सामान्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो भागों में। और दो भाग जो हैं वो आ जाते हैं, एक तो खारे पानी की और एक होती हैं मीठे पानी की। खारे पानी की और मीठे पानी की, ये दो झीलें हैं हमारे पास, खारे पानी की और मीठे पानी की। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब खारे पानी की जो झील है राजस्थान में वो टेथी सागर का अवशेष मानी जाती हैं, और मीठे पानी की जो झीलें हैं इनमें से कुछ तो प्राकृतिक हैं और कुछ मैन मेड हैं, यानी कि कृत्रिम हैं। ठीक है, अब हमें दो तरह की जो मीठे पानी की झीलें हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, उनमें से प्राकृतिक पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन। भाई हमने पढ़े वन, वन्यजीव, वनस्पतियाँ, ठीक है, नदियाँ, और ये हमने झील, तो झील में हमने जो भी हम पढ़ना है, हमें प्राकृतिक जो झीलें हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी हम कुछ मैन मेड जो झीलें हैं उनकी हम बात करेंगे ज़रूर, लेकिन अब हम करते हैं सबसे पहले खारे पानी की झीलों पर बात। खारे पानी की झीलों की अगर हम बात करते हैं तो इन खारे पानी की झीलों में हमें जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील नज़र आती है वो है यहाँ पर सांभर लेक, सांभर झील। ठीक है, सांभर झील की खास बात है कि ये अजमेर, जयपुर, नागौर, यानी कि जयपुर, नागौर, अजमेर में विस्तृत है। जयपुर, नागौर, अजमेर, यहाँ तो आ जाता है जयपुर, यहाँ पर है नागौर और यहाँ है अजमेर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो सांभर झील जो है, इस सांभर झील राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक प्राकृतिक झील है, ये एक प्राकृतिक झील है। वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान के संदर्भ में एक शिलालेख मिलता है। शिलालेख का नाम है बिजोलिया, बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बिजोलिया शिलालेख की अगर हम बात करते हैं तो बिजोलिया शिलालेख की खास बात यह है कि यह शिलालेख में एक उत्कीर्ण है। इस शिलालेख में लिखा है कि वासुदेव चौहान ने सांभर झील का निर्माण करवाया था, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में स्थानीय नदी नालों का किसी झील में आकर गिरना वो प्राकृतिक ही हो सकता है। दूसरी बात विशेष कि जब ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो इस ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग इस सांभर झील में, सांभर झील के मतलब मैन मेड होने के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, यानी इसे मतलब प्राकृतिक का ही साक्ष्य मिलता है, यानी ऐसा नहीं कि अवशेष नहीं मिलते, किसी तरह के साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि हाँ इसे किसी समय आदमी ने निर्मित करवाया होगा। अब जो सांभर झील है वो सांभर झील देखो भारत का लगभग 8% नमक उत्पन्न करती है और राजस्थान का लगभग 80% नमक उत्पन्न करती है। नमक उत्पादन, सांभर से नमक उत्पादन के बारे में हम उद्योगों में पढ़ चुके हैं, और सांभर झील में गिरने वाली नदियों के बारे में हम राजस्थान की अंतः प्रवाह नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब सांभर पे जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हम उनकी बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का, जो कि उड़ीसा में है। दूसरी सबसे खारी झील है, सबसे बड़ी खारी झील है पुलिकट, पुलिकट। तीसरी सबसे बड़ी खारी झील है सांभर। बाई एरिया तो चिल्का, पुलिकट और सांभर का क्रम आता है, लेकिन डायरेक्ट कोई पूछे कि सबसे खारी झील कौन है तो इन दोनों से खारी सांभर है, इन दोनों से खारी सांभर है। अब सांभर एक वेटलैंड भी है, चिल्का भी एक वेटलैंड है, तो सांभर एक वेटलैंड भी है। रामसर साइट के अंतर्गत, रामसर साइट के अंतर्गत हम जब भारत की जैव विविधता पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब भारत की जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन, पारिस्थितिकी मुद्दे, तो हम उनमें बात करेंगे कि क्या होता है वेटलैंड। लेकिन अभी इतना जान लो कि ये वेटलैंड के संदर्भ में है और ये रामसर साइट के अंतर्गत नम भूमि के अंतर्गत आता है। और 23 मार्च 1990
को यह किस रूप में स्थापित की गई, वेटलैंड के रूप में स्थापित की गई। इसे एक नम भूमि घोषित किया गया रामसर साइट के अंतर्गत। ठीक है, ये ध्यान रखना। राजस्थान का ये सबसे बड़ा वेटलैंड है। हमारे राजस्थान में एक और वेटलैंड है केवलादेव। ये 2 वेटलैंड हैं हमारे राजस्थान में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं सांबर झील के संदर्भ में कुछ और कि जैव संरक्षण के रूप में क्या है। भाई नम भूमि है तो इसे नम भूमि क्यों निर्मित किया गया है। कारण है यहाँ पे विविध प्रवासी पक्षी यहाँ पे पहुँचते हैं, लद्दाख से, यूक्रेन से, इसके अलावा मध्य एशिया से यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं और उन प्रवासी पक्षियों में सबसे महत्वपूर्ण है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो, ठीक है। फ्लेमिंगो को हम स्थानीय भाषा में या राजहंस कहा जाता है, राजहंस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो राजहंस कहा जाता है। और सांबर के लिए आपने जान ही लिया कि नमक उत्पादन के संदर्भ में ये सबसे बड़ी झील है हमारे राजस्थान की। ठीक है, तो नमक उत्पादन की सारी जो थ्योरी है वो हमने किस में पढ़ी है, उद्योग में पढ़ी है, नमक उत्पादन में। और इसमें गिरने वाली जो नदियाँ और नाले हैं वो हमने पढ़े हैं हमारे अंतः अपवाह जो तंत्र है, नदी तंत्र, उसमें। वहाँ आप जब पढ़ेंगे तो उन सब चीज़ों को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सांबर झील के पश्चात हमारी एक और खारे पानी की झील है। झील का नाम है डीडवाना, और डीडवाना नागौर में ही पड़ती है। नागौर में डीडवाना। डीडवाना की खास बात है कि वो एक प्लाया झील है, एक प्लाया झील है। प्लाया झील क्या होती है कि पर्वतीय क्षेत्रों में निर्मित अस्थायी खारे पानी की जो झीलें होती हैं उनको हम प्लाया कहते हैं। और ये प्लाया है डीडवाना, और शुष्क काल में ये फिर सूख जाती है। ये भी नमक उत्पादन करती है। डीडवाना नागौर में है, और डीडवाना नागौर इस झील की खास बात है कि इस झील से खाने योग्य नमक का उत्पादन नहीं होता है। हमने बहुत अच्छे से इसे भी नमक उत्पादन में पढ़ा है। यहाँ पे सांबर में राजस्थान स्टेट केमिकल राजस्थान में सांबर में सांबर साल्ट लिमिटेड, और यहाँ पे डीडवाना केमिकल वर्क्स, जिसे बाद में बदल दिया गया था राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। वर्तमान में डीडवाना झील निजी क्षेत्र में स्थापित है। तो नमक जो उद्योग है वहाँ आप इनको डिटेल से और अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो अब सांभर हो गया, नागौर हो गया। नागौर के बाद यानी कि डीडवाना हो गई, सांभर हो गई। इसके अलावा फिर लूणकरणसर। लूणकरणसर झील इधर कहाँ, इधर तो पचपदरा। मेरे को आपके बीकानेर की याद आ गई। तो बीकानेर में जो झील है यहाँ पे लूणकरणसर, तो लूणकरणसर से नमक उत्पादन नगण्य होता है, और लूणकरणसर झील के नमक में सोडियम क्लोराइड न्यूनतम पाया जाता है ना। यहाँ पे न्यूनतम सोडियम क्लोराइड मिलता है, और पचपदरा में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड मिलता है 98%। तो पचपदरा जो झील है यहाँ बाड़मेर में है पचपदरा, और इस पचपदरा झील के लिए ऐसा है कि ये विशेष भारत का सर्वोत्तम खाने योग्य नमक का उत्पादन करती है। न केवल हमारे राजस्थान का, भारत का भी। खारवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी के प्रयोग से यहाँ नमक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बाकी हम नमक उत्पादन में इन्हें अच्छे से पढ़ चुके हैं। ओके, अब अन्य जो खारे पानी की झीलें हैं हमारे राजस्थान की, उनमें रेवासा झील सीकर में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि मुगल काल में रेवासा झील सबसे अच्छा नमक उत्पादन करती थी। अब कहा जाता था, ठीक है, अब सत्य है कि नहीं है, क्योंकि 98% सोडियम क्लोराइड तो पचपदरा में मिलता है। साथ ही एक और बात है कि कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इन सभी झीलों में से रेवासा का विवरण मिलता है। ठीक है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में रेवासा झील का विवरण मिलता है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यहीं पर है कोछोर, ये सीकर में हो गए। ठीक है, इसके अलावा फिर कुछ अन्य झीलें हैं जैसे कावोद, पोकरण, ये कहाँ है, ये जैसलमेर में है। थोब, ये बाड़मेर में है, थोब बाड़मेर में है। बाप, फलोदी, ये कहाँ है, जोधपुर में है। ताल
ताल छापर, ठीक है, ये चूरू में है। पड़ीहारा, ये भी चूरू में है। ओके ना, तो ये राजस्थान की खारे पानी की झीलें हैं। एक चीज़ और बताऊं कि राजस्थान में पश्चिमी जो ज़िले हैं उनमें बहुत से स्थान ऐसे हैं जिनके पीछे सर लगा हुआ मिलता है, सर, जैसे लूणकरण सर, ठीक है। इसके अलावा अमृतसर, अमृतसर अब पंजाब में है तो उसका सर नाम है ना, सर का अर्थ होता है सरोवर, ठीक है। नेचुरली जो प्राकृतिक रूप से जो सरोवर बन जाते हैं मोस्टली उनको हम सर कहते हैं, जो मैन मेड होते हैं उनको हम तालाब कहते हैं, है ना, ठीक है। तो सर जो होते हैं, इस अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। अब अमृत मतलब अमृतसर स्वर्ण मंदिर है वहाँ पे, तो इस वजह से नाम निकाला क्या भाई, अमृत है यहाँ पे, तो इसलिए अमृत सरोवर से ही अमृतसर बनता है। ऐसे ही फिर बहुत है यहाँ पे, जैसे केसर, देसर, नापासर, बरसिंहसर, ये जितने भी आगे सर लगे हैं ना, आपके बीकानेर में बहुत सर हैं, तो जितने भी सर लगे हुए हैं वो सभी की सभी क्या रही हैं, खारे पानी की झीलें रही हैं किसी समय, ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्थानीय तालाब रहे हैं वो किसी समय, और वो ऐसे थे, स्थानीय तो थे, साथ में अस्थायी थे, अस्थायी तालाब थे, शुष्क काल में वो सूख जाया करते थे। तो इस प्रकार से जब हम बात करते हैं हमारे खारे पानी की झीलों में, तो मोस्टली सभी की सभी जो झीलें हैं वो किसका अवशेष मानी जाती हैं, टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये टेथिस सागर का अवशेष नहीं है, क्योंकि इन झीलों में मैग्नीशियम क्लोराइड देखने को नहीं मिलता है। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, एक सागरीय लवण है, सागरीय लवण है, तो वो सागरीय लवण इस झील में, इन झीलों में नहीं देखने को मिलता है। तो फिर वो ये कहते हैं कि भाई टेथिस सागर में रेत का जमाव हो गया, रेत में कुछ लवण आए, और उस लवण जब रेत नदियाँ जो स्थानीय नदी नाले हैं जो झील में गिरते हैं, वो जब रेत पे से बहते हैं तो रेत में जो नमक के कण हैं वो पानी में घुल जाते हैं और फिर वो झील में पहुंचा देते हैं। और जैसे एग्जाम्पल भी मिलता है, हमने जब नदी पढ़ी थी तब मैंने बात की थी कि मतलब सांबर झील में नमक की सबसे ज़्यादा आपूर्ति करने वाली जो नदी है वो कौन है, आपको याद होगा, मंथा नदी की हमने बात की थी। सांबर झील में सर्वाधिक लवण आपूर्ति करने वाली जो नदी है वो कौन है, मंथा नदी, ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम पढ़ते हैं राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के बारे में, और मीठे पानी की झीलें हमारे पास बहुत हैं, तो हम पढ़ते हैं एक एक। दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान की मीठे पानी की झीलों पे, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले शुरू करते हैं हम राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है उसके बारे में, और वो झील पड़ती है उदयपुर में। झील का नाम है जयसमंद, जयसमंद। इस जयसमंद को जय समुद्र भी कहते हैं, जय समुद्र भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जयसमंद बनाई गई है जयसिंह के द्वारा, जयसिंह के द्वारा 1685 से लेके 1691 के काल में, 1685 से 1691 के काल में जयसिंह के द्वारा जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया है। अब जयसमंद झील जो बनी है वो सोम की सहायक नदी गोमती, सोम की सहायक नदी गोमती नदी पर बनी है। गोमती नदी पर इस पे क्या बांध बनाया गया गोमती नदी पर, और उसके बाद फिर इस झील का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब इस जयसमंद झील की खास बात है कि इस जयसमंद झील को अगर हम देखते हैं तो ये संपूर्ण राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ना केवल ये पेयजल के लिए बल्कि सिंचाई के लिए भी, ना केवल पेयजल बल्कि सिंचाई के लिए भी उपयोग में आती है। इस झील से उदयपुर शहर पानी पीता है, और इस झील से सिंचाई के लिए श्यामपुरा और भाट नामक दो नहरें निकाली गई हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। श्यामपुरा और भाट नामक दो नहरें निकाली गई हैं। ये उदयपुर शहर के दक्षिण में है, जयसमंद कस्बे में स्थित है ये झील, ठीक है। अब झील में करीब 7 टापू हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन आता है कि झील में करीब 7 टापू हैं, और उनमें से जो सबसे बड़ा टापू है वो है बाबा का भाखड़ा,
और जो सबसे छोटा टापू है उसे कहा जाता है प्यारी टापू। प्यारी टापू, बाबा का भाखड़ा और प्यारी टापू। अब ये जो टापू हैं इनमें से जो सबसे बड़ा है बाबा का भाखड़ा, इस पर तो होटल आइलैंड रिजॉर्ट स्थित है। होटल आइलैंड रिजॉर्ट स्थित है, या रिसोर्ट भी हम बोलते हैं, तो होटल आइलैंड रिसोर्ट स्थित है। और प्यारी टापू व अन्य जो टापू हैं उन सभी पे ठीक है कुछ स्थानीय जनजातियों का निवास देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या मिलता है हमें, तो यहाँ पे रूठी रानी उमादे का महल मिलता है, और चित्रित हवा महल भी इस झील के किनारे ही देखने को मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो जयसमंद झील है, ये जयसमंद झील को एक अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया है, और इसको हम जलचरों की भूमि कहते हैं, जलचरों की भूमि। ठीक है, यहाँ पे बड़ी संख्या में मछलियाँ इस जयसमंद झील में आपको देखने को मिलती हैं। और जयसमंद का जो पीछे वाला जो पोर्शन है, उस जयसमंद का मतलब सामने वाला जो एक तो फ्रंट पोर्शन है, वहाँ पे बड़ी संख्या में मछलियाँ हैं। और इन जो 7 टापू हैं उनके पीछे जो भूभाग है, उन 7 टापुओं में हमें मगरमच्छ भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा स्थानीय लोग कहते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी झील है। तो यहाँ पे जयसमुद्र, जयसिंह और यहाँ जयसमुद्र कहते हैं, जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ऐसे ही देखो जयसमुद्र झील और जयसमंद झील एक ही चीज़ है, वो तो है हमारे उदयपुर में। और जयसमंद बांध के नाम से भी एक क्वेश्चन आता है, जयसमंद बांध, जयसमंद बांध, और ये जयसमंद बांध हमें मिलता है अलवर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जयसमंद बांध हमें अलवर में मिलता है। ओके, तो ये खास बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं इस जयसमंद झील के बाद यहाँ पे इसी गोमती नदी पर राजसमंद में हमें एक और झील मिलती है। गोमती नदी पर राजसमंद में एक और झील मिलती है, झील का नाम है राजसमंद। और इस झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया था और 1662 में करवाया था। ठीक है, और 1662 ईस्वी में जो ये झील बनी, इस झील ने प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया जयसमंद निर्माण के लिए। ठीक है, अब इस झील के लिए ऐसे कहा जाता है कि जब इस झील की नींव रख रहे थे तो झील की जो पाल थी वो रुक नहीं रही थी, मतलब लगाते गिर जाती। तब किसी बाबा जी को बुलाया गया और पूछा कि भाई यहाँ क्या बात है, ऐसा क्या है कि हम क्या करें कि ये झील की जो पाल है वो बनी रहे। तो बाबा जी ने एक आइडिया दिया कि यहाँ आपको ना एक ऐसी लड़की ढूंढ के लानी है जिसकी बाईं आंख के नीचे तिल हो, और वो जब इस झील की पाल रखेगी तो ये क्या होगा, झील रुक जाएगी। ठीक है, उस लड़की को ढूंढा गया। ऐसे कहते हैं कि हाड़ौती क्षेत्र में वो लड़की मिली, लड़की का नाम था घेवर। तो घेवर माता बना दिया घेवर को, तो घेवर ने यहाँ पे नींव रखी। कुछ ऐसे कहते हैं कि घेवर जो थी उसको इस नींव में दबा दिया गया था। तो ऐसा जो भी रहा, तो राज सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया 1662 में गोमती नदी पर बांध बना के। ठीक है, अब इस झील की खास बात यह है कि इस झील का जो उत्तरी भाग है वहाँ पे 9 चौकियाँ बनी हुई हैं। चौकी का मतलब घाट, स्नान करने के लिए, है ना। तो 9 चौकियाँ बनी हुई हैं। ऐसे कहते हैं कि इनको किधर से भी गिनो, इनकी काउंटिंग सदैव 9 ही रहती है। ठीक है, तो 9 चौकी की पाल कहते हैं इसको। पाल झील का किनारा, उत्तरी भाग है, 9 चौकी की पाल है। और यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति उल्लेखित है। राज प्रशस्ति, ये रणछोड़ भट्ट तैलंग जो कि राज सिंह के ही दरबार में थे, तो रणछोड़ भट्ट तैलंग के द्वारा ये राज प्रशस्ति यहाँ पे लिखी गई है। संगमरमर के जो शिलालेख हैं, 25 शिलालेख हैं, उन पर ये स्थित है। राज प्रशस्ति एशिया की सबसे बड़ी है और इसमें मेवाड़ के जो राणा हैं उनका राजवंश का विवरण दिया गया है। नदी के किनारे घेवर माता का मंदिर भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कोई राजस्थान पुलिस में आया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा है। राजस्थान पुलिस में आया हुआ कि घेवर माता का मंदिर किस नदी
के किनारे है। तो घेवर माता का मंदिर कहाँ हमें मिलेगा? इसी राजसमंद झील के किनारे। राजसमंद झील का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे राजसमंद को पेयजल की आपूर्ति। ठीक है, अब उदयपुर पहले हम क्या करने वाले हैं, मेवाड़ की जो झीलें हैं उन्हीं को ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नदी है ये तो हो गई गोमती। अब उदयपुर में से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है आयड़। आयड़, आयड़ नदी पर उदयपुर में उदय सिंह के द्वारा, ठीक है, आयड़ नदी पर उदयपुर में उदय सिंह के द्वारा एक झील का निर्माण करवाया गया है। इसको हम मिटा देते हैं एक बार। आयड़ नदी पर झील का नाम उदय सागर, और उदय सागर जो झील है उदय सिंह ने बनवाई है। आयड़ नदी पर उदयपुर में बनवाई है, उदयपुर शहर में नहीं है, उदयपुर शहर से बाहर है। तो उस झील का निर्माण करवाया है किसने? झील का निर्माण करवाया है उदय सिंह ने आयड़ नदी पर। और आयड़ नदी किसकी सहायक नदी है? आयड़ नदी बनास की सहायक नदी है। अब जैसे ही उदय सागर झील से हमारी आयड़ नदी का उद्गम हुआ, उदय सागर झील से जैसे ही आयड़ नदी बाहर निकलती है तो आयड़ नदी किस नाम से जानी जाती है? बेड़च के नाम से। नदी कौन सी? आयड़। आयड़ नदी क्या कहलाती है? उदय सागर झील के बाद बेड़च कहलाती है। बेड़च नदी के किनारे, बेड़च नदी के किनारे हमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखने को मिलता है। बट ये झील है उदय सिंह के द्वारा निर्मित। करीब 1559 ईस्वी में इस झील का निर्माण यहाँ पे उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये तो हो गई हमारी उदय सागर। उदय सागर उदयपुर में है। इसके अलावा उदयपुर में हमें कई और झीलें देखने को मिलती हैं, जैसे कि फतेह सागर और पिछोला। हम देखते हैं एक बार फतेह सागर और पिछोला को। ठीक है, तो हम आते हैं हमारी झील पे, जिसको हम कहते हैं अभी पिछोला। तो आपको जो पिछोला मिलेगी उदयपुर में, वो सिटी पैलेस के साथ मिलेगी। सिटी पैलेस, उदयपुर का जो सिटी पैलेस है उसके साथ है। यहाँ पे आपने एंट्री करी, ठीक है, एंट्री करी। एंट्री करने के बाद आप इस साइड में निकलते हैं तो आपको सिटी पैलेस देखने को मिलता है। इधर आते हैं तो आपको पिछोला देखने को मिलती है। यहाँ है पिछोला। ठीक है, अब इस पिछोला झील की खास बात, पिछोला झील की खास बात यह है कि ऐसे कहते हैं कि एक बंजारे ने या एक चिड़ीमार ने, जो कि पिछू नाम का बंजारा था, उसने इस झील का निर्माण करवाया था महाराणा लाखा के काल में। ठीक है, कुछ कहते हैं कि बैल की याद में इसका निर्माण करवाया था। तो एक बंजारे के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया है। ठीक है, अब इस झील में दो नदियां भी आकर गिरती हैं। जहां नदियां गिरती हैं कैचमेंट एरिया में, नदियों का नाम है सिसारमा और भुजड़ा। दो नदियां आकर गिरती हैं। ठीक है, अब ये जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील की खास बात ये है कि ये जो झील है, इस झील का ही एक भाग आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, और इस झील का एक भाग कहलाता है दूध तलाई। दूध तलाई, ठीक है, ये ध्यान, काफ़ी खूबसूरत है दूध तलाई। तो पिछोला का ही एक भाग आगे की ओर निकला हुआ है, जिसको हम दूध तलाई कहते हैं। पिछोला में भी आपको फिश यानी कि मछलियां देखने को मिल जाएंगी। पिछोला में यहाँ शैवाल का उत्पादन भी किया जाता है, शैवाल की खेती भी होती है। ठीक है, अब पिछोला झील में सामान्यतः दो टापू हमें देखने को मिलते हैं। इन दो टापुओं पर, एक पर है जग मंदिर और एक पर है जग निवास। जग मंदिर और जग निवास, ठीक है, जग मंदिर और जग निवास इनमें से है। जग मंदिर जो है ये शरण देने के लिए काफ़ी फेमस रहा है। जग मंदिर में शरण दी गई है महाराणा करण सिंह के काल में। शहजादा जो खुर्रम था यानी कि शाहजहां को शरण दी गई थी। और 1857 की क्रांति के समय महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच से भागकर आए 40 अंग्रेज अधिकारियों को यहाँ पे शरण दी थी। तो पिछोला झील है और काफ़ी खूबसूरत झील है। इस पिछोला झील के सहारे सहारे हमें क्या देखने को मिलता है? सिटी पैलेस देखने को मिलता है। पिछोला झील के सहारे सहारे सिटी पैलेस देखने को मिलता है। ठीक है,
ये ध्यान रखना है। तो दूध तलाई, अब पिछोला सबको पता है कि क्या है, दूध तलाई एग्जाम में पूछा हुआ है, 3rd ग्रेड आरपीएससी से नहीं, उस समय जिला परिषद के लिए, जिला परिषद के द्वारा हर एक जिले के लिए अलग अलग पेपर होते थे। तो दूध तलाई एग्जाम में पूछा हुआ है जयपुर से 2013 के में एग्जाम में। तो दूध तलाई कहाँ है? जयपुर में। दूध तलाई कहाँ? जयपुर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। सॉरी यार, दूध तलाई जयपुर में नहीं, हमारे उदयपुर में, वो एग्जाम वाला दिमाग में रह गया कि दूध तलाई जयपुर में। ठीक है, तो दूध तलाई कहाँ है? हमारे उदयपुर में है। ये पिछोला झील का ही एक दूसरा पार्ट है। और यहाँ पे दूध तलाई के सहारे जो पहाड़ियाँ नजर आती हैं वो पहाड़ियाँ हैं माछला मगरा की पहाड़ियाँ। यहाँ पे माछला मगरा की पहाड़ियाँ हैं, माछला मगरा की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमने देखी पिछोला। पिछोला के बाद उदयपुर में एक और खूबसूरत झील है फतेह सागर। फतेह सागर झील का निर्माण ऐसे कहते हैं कि करवाया तो था जय सिंह ने, है ना, और इसका जीर्णोद्धार करवाया था फतेह सिंह ने, और इसी वजह से इसको क्या कहने लग गए? फतेह सागर कहने लग गए। तो जयसिंह के द्वारा 1687 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण शुरू करवाया गया था। फिर 1888 के आसपास इस झील का जीर्णोद्धार करवाया गया फतेह सिंह के द्वारा, और इस वजह से इस झील को, ये जो कि बनी, इस झील को कहते हैं फतेह सागर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब फतेह सागर में भी 2 टापू हैं, और फतेह सागर की एक खास बात भी है। फतेह सागर आरटीडीसी जो है ना हमारा, आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अप्रैल 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। तो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आरटीडीसी के द्वारा यहाँ पे नौका संचालन किया जाता है। आरटीडीसी के द्वारा यहाँ पे नौका संचालन के कार्य किए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आरटीडीसी का नौका संचालन यहाँ आपको ध्यान में रखना है। अब फतेह जो सागर झील है, यहाँ पे भी 2 टापू हैं। इनमें से विशेष 2 हैं। इनमें से एक पर है नेहरू गार्डन और एक पर है सोलर ऑब्जर्वेटरी, यानी कि सौर वेधशाला। ठीक है, ये फिलहाल दोनों ही बंद है, नेहरू गार्डन भी बंद है और सौर वेधशाला भी बंद है। ठीक है, तो यहाँ पे सोलर ऑब्जर्वेटरी है, सोलर सिस्टम, आप ग्रहों की गतियों को यहाँ देख सकते हैं, ग्रहों की गति का अध्ययन किया जाता है। फतेह सागर पर जो नौका संचालन किया जाता है वो आरटीडीसी के द्वारा, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलो, ये थी हमारी फतेह सागर झील। अब मेवाड़ की झीलों के पश्चात हम बात करते हैं हमारे मेरवाड़ की जो झील हैं उन पर। मेरवाड़ यानी कि विशेषकर हम अजमेर की बात करने वाले हैं। अजमेर जो लगभग त्रिभुजाकार सा दिखता है, हम अजमेर में हैं। अजमेर के पश्चिम में हमें झील देखने को मिलती है पुष्कर। ठीक है, पुष्कर झील ऐसा है कि ये है, एक ज्योग्राफी की दृष्टि से हम देखते हैं तो ये एक प्राकृतिक झील है और एक कॉल्डेरा झील है। कॉल्डेरा क्या होता है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उद्गार से जो शंकु बनता है, उस शंकु का जो गर्त होता है उस गर्त को क्रेटर कहते हैं, और क्रेटर का आकार जब बढ़ जाता है तब उसको हम कॉल्डेरा कहते हैं। तो यहाँ पे पुष्कर एक कॉल्डेरा झील का उदाहरण बनती है। अब कुछ किंवदंतियां हैं, जैसे हम पद्म पुराण की बात करते हैं तो पद्म पुराण में कहा गया है कि इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने करवाया है। ठीक है, बट ऐसा ज्वालामुखी जो साक्ष्य यहाँ मिलते हैं तो उससे ये प्रमाणित होता है ज्योग्राफी की दृष्टि से कि इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने नहीं करवाया। ये एक ज्वालामुखी उद्गार से जो कॉल्डेरा बनता है, उस कॉल्डेरा से निर्मित ये झील है। ठीक है, अब इस झील की कुछ खास बातें हैं, हम चलते हैं बात करते हैं। देखो, ऐसा है कि इस झील का किसी को पता नहीं था विशेष, बस ये झील थी, लेकिन इसका धार्मिक महत्व पता नहीं था। सब लोग इसमें पानी पीते होंगे, भरते होंगे ये सब, लेकिन धार्मिक महत्व पता नहीं था। वास्तव में क्या है कि ये ज्वालामुखी निर्मित झील है, तो इसके जो पानी है, इसके पानी में ज्वालामुखी से उत्सर्जित जो कुछ विशेष तत्व हैं वो इसके पानी में घुले रहते थे।
ठीक है। आज तो ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील बनी हुई है, बट इसमें पूर्व में करीब हम 944 के आसपास चलते हैं ईस्वी में, तो जोधपुर मंडोर के शासक नाहर राव प्रतिहार जंगल में शिकार के लिए निकले थे और वो शिकार से भटक गए। अब उनका घोड़ा आगे निकल गया, बाकी सैनिक पीछे रह गए हैं। अब वो क्या करते हैं, आगे निकल जाते हैं तो वो थक जाते हैं और भूख और प्यास से बेहाल हो जाते हैं। अब ये झील मरुस्थल में, उस समय पूरा एरिया ये मरुस्थली एरिया है। पुष्कर में आज भी मरुस्थल है, बस कुछ इधर आते हैं, पुष्कर से इधर आते हैं तो अरावली शुरू हो जाती है। तो उस मरुस्थल में पानी ना स्मेल मारता, खुशबू आती है पानी की मरुस्थल में। जब मरुस्थल में पानी है, पानी के ऊपर से जब हवाएं गुजरती हैं तो हवाएं पानी की खुशबू देती हैं, मिट्टी के साथ सौंधी सौंधी महक आती है जिसको हम कहते हैं। तो उस खुशबू का पीछा करते हुए नाहर राव प्रतिहार यहाँ पे पहुँचे पुष्कर झील में और उन्होंने पानी पिया। एक्चुअल में जिस हाथ से पानी पिया उस हाथ के कुष्ठ रोग हो रखा था और उस समय कुष्ठ लाइलाज था, असाध्य बीमारी थी, है ना। तो उन्होंने पानी पिया और पानी के साथ सल्फर युक्त पानी है, केमिकल हैं बहुत अच्छे, और जैसे पानी पीते हैं त्वचा संबंधी जो रोग था वो रोग से उनको राहत मिलती है। उनको बहुत अच्छा लगता है, यार मेरा रोग कम हो रहा है। जिस रोग को लोगों ने, मतलब वैद्य ने असाध्य बता दिया था, जिस रोग को लोगों ने कहा था, वैद्य ने कहा था कि इलाज ही नहीं है, जिसको मेरे पापों के कर्मों का फल बता दिया था, उस पाप के कर्म जो थे मेरे वो यहाँ पे धुल रहे हैं। यानी एक्चुअल में औषधि युक्त पानी से उसका इलाज हो रहा है। और नाहर राव प्रतिहार क्या सोचते हैं कि मेरे को पिछले जो पाप हैं उनसे मुझे मुक्ति मिल रही है, इसलिए मेरा रोग दूर हो रहा है। तो यहाँ पे अंधविश्वास पैदा हुआ, ठीक है। नाहर राव कार्तिक शुक्ल एकादशी को यहाँ पे पहुंचा था, ठीक है, ऐसा कहते हैं। और उसने कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक पुष्कर में ही वो रहा, उसने स्नान किया और कार्तिक पूर्णिमा को उसका पूरी तरह से हाथ था वो सही हो गया। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे विशाल मेले का आयोजन करवाया गया, ठीक है। और विशाल मेले का आयोजन हुआ और जो लोग थे उन्होंने यहाँ पे स्नान किया, फिर उस स्नान को पवित्र स्नान कह दिया गया। और इस तरह से हमारी इस झील पे क्या हुआ, जो क्या कहते हैं धार्मिक स्नान है, उसकी परंपरा शुरू हुई, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नाहर राव प्रतिहार के द्वारा निर्मित घाट हैं। इस घाट में वराह घाट और ब्रह्म घाट यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं, है ना। वराह घाट और ब्रह्म घाट यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं। दूसरी विशेष बात की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वैसे स्नान करने के लिए 12 घाट हैं, 12 है ना, 52 घाट हैं। और 52 घाट हैं तो इसी वजह से इस झील को हम 52 घाटा भी कहते हैं। पुष्कर को तीर्थराज भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि जितने भी तीर्थ हैं उन सब की आप यात्रा कर लो, लेकिन अगर आपने पुष्कर की यात्रा नहीं की तो आपकी जो तीर्थ है वो अधूरी रह जाती है, तो इसको तीर्थराज भी कहा जाता है, ठीक है। अब ऐसा भी कहते हैं कि जो राम है, राम ने अपने पिता दशरथ की जो अस्थियां हैं, ठीक है, वो इसी झील में प्रवाहित की थी, इस तरह भी कुछ कहते हैं, ठीक है। तो 52 घाट है। यहाँ पे गो घाट सबसे पवित्र माना जाता है, गो घाट सबसे पवित्र माना जाता है। यूँ कहते हैं कि यहाँ पे गुरु ग्रंथ का पाठ किया था, 1705 ईस्वी में गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ का पाठ किया था, तो यहाँ ये जो गो घाट है सबसे पवित्र माना जाता है। इसके अलावा फिर 1911 में क्वीन मैरी का यहाँ आगमन हुआ था और उनके आगमन पर यहाँ पे मैरी जनाना घाट बनवाया गया, जिस बाद में उसे गांधी घाट के रूप में बदल दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से वो गांधी घाट बन गया था, ओके। तो मैरी जनाना घाट ही गांधी घाट है, ये ध्यान रखना है। अब इस पुष्कर का काफ़ी और महत्व भी है। पुष्कर व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, विशेषकर चमड़ा व्यापार के लिए, चमड़ा उद्योगों के लिए और चमड़े से निर्मित कलात्मक वस्तुओं के लिए पुष्कर काफ़ी फेमस है, ठीक है। अब अगर हम और बात करते हैं हमारे पुष्कर के संदर्भ में ही, तो देखो मुगल काल में काफ़ी फेमस रहा है। और क्योंकि
अजमेर जो था मुगल साम्राज्य का केंद्र था, तो ऐसे में मुगल जो थे वो यहाँ आया जाया करते थे। तो यहाँ के आमेर के राजा जो मानसिंह थे, उन्होंने यहाँ पे पुष्कर के किनारे मान महल का निर्माण करवाया है। कौन से महल का? मान महल का। अब वहाँ पर होटल लेक सरोवर का संचालन किया जा रहा है, तो मान महल का निर्माण करवाया गया। काफ़ी पहले 1987-88 में कनाडा के सहयोग से पुष्कर झील का सफाई अभियान भी चलाया गया था, लेकिन क्योंकि सफाई से ज़्यादा गंदगी यहाँ पर है, कारण गंदगी जैसा क्या है, अब हम मतलब चाहकर भी, ऐसा है कि हम चाहकर भी उसे नहीं रोक सकते हैं। उसकी वजह है हमारा धार्मिक कार्य, तो हम चाहकर भी इसकी साफ़ सफाई पूरी तरह से कभी भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि धार्मिक स्नान यहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये पुष्कर झील, ये हमारे राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। राजस्थान की नहीं, भारत की भी सबसे पवित्र झील माना जाता है। इसे तीर्थराज कहा जाता है, और ये राजस्थान की वर्तमान में सबसे प्रदूषित झील भी बन चुकी है। ठीक है, तो ये हो गई पुष्कर। अब अजमेर में ही है एक फोय सागर, फोय सागर। ठीक है, इंजीनियर फोय के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था बांडी नदी पे, और इंजीनियर फोय के द्वारा अजमेर में इस झील का निर्माण करवाया था अकाल राहत कार्यों के लिए 1891-92 के आसपास। कुछ बुक्स में ये 1991-92 भी मिलता है। ठीक है, तो इंजीनियर फोय के द्वारा इस झील का निर्माण अकाल राहत, और इसीलिए आज तक डेट नहीं आई है, बस फोय सागर किस नदी पर है, तो बांडी नदी पर। तो बांडी नदी के जल का उपयोग करके इस फोय सागर झील का निर्माण करवाया गया है इंजीनियर फोय के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा अजमेर में हमें एक और झील देखने को मिलती है, आना सागर। आना सागर अर्णोराज के द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अर्णोराज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1137 के आसपास। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अर्णोराज ने, ऐसे कहते हैं कि इस झील का निर्माण इसलिए करवाया कि तुर्क आक्रमणकारियों ने अजमेर पे आक्रमण किया था, और फिर अर्णोराज ने उनको हराया, और उनके रक्त से, जब अर्णोराज ने उनको मारा, तो उनके रक्त से अजमेर की धरती लाल हो गई थी। तो उस रक्त को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया। बाकी ये किंवदंती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रक्त झील निर्माण में कई साल लगेंगे, तो गलियों में रक्त पड़ा थोड़ी रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अर्णोराज ने इस झील का निर्माण करवाया था। 2 नदियाँ इसमें जाके गिरती हैं, एक तो चंद्रा और एक भागा। चंद्रा और भागा, ये 2 नदियाँ इस झील में आके गिरती हैं। अब इस झील की पाल मार्बल से बनी हुई है एक ओर से, और झील की पाल के सहारे शाहजहां ने इस झील पर बहारादरी का निर्माण करवाया है। जहांगीर ने इस नदी के किनारे, इस झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया है। दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान की संज्ञा दी जाती है। दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, ये झील थी हमारी आना सागर। अब अजमेर मेवाड़ मुख्य झीलें हमने पढ़ ली हैं। अब हम मारवाड़ की जो मुख्य झीलें हैं उनकी बात करते हैं। मारवाड़ में विशेषकर जोधपुर, जो मयूर के जैसा दिखता है, इस तरह से कहते हैं कि भाई मयूर के आकार का दिखता है, जोधपुर मारवाड़। और मारवाड़ पहले क्या कहलाता था? जोधपुर और दक्षिण पाली, ये मिलके मारवाड़ कहलाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे पाली में हमें देखने को मिलती है एक झील जवाई बांध। जवाई बांध है ना, जवाई बांध की खास बात आप जानते हैं। जवाई बांध हम जब सिंचाई परियोजना पढ़ रहे थे तब भी हमने बात की थी कि जवाई बांध क्या है। जवाई बांध की खास बात है कि ये महाराजा उम्मेद सिंह, जोधपुर के जो राजा हैं उम्मेद सिंह, उनके द्वारा निर्मित करवाया गया था। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इस बांध के निर्माता, जो बांध के इंजीनियर कह सकते हैं हम, वो इंजीनियर थे एडगर फर्ग्यूसन। एडगर फर्ग्यूसन इस झील के निर्माता हैं। ठीक है, खास बात हो गई ये। इसके अलावा जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ये भी ध्यान रखना है। जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। एक और खास बात है कि इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं, है ना। क्या कहलाता है?
मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहलाता है। ओके, तो ये जवाई बांध है, कौन सी नदी पर है? ये जवाई नदी पर है। कौन सी नदी पर है? जवाई नदी पर। बांध का नाम जवाई बांध। क्या कहलाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमें जवाई बांध तो देख लिया हमने। अब आगे इधर आते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जोधपुर में पिचियाक बांध या जसवंत सागर लूनी नदी पर। जसवंत सागर या हम इसे पिचियाक भी कहते हैं। तो पिचियाक बांध हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पिचियाक बांध देखने को मिलता है यहाँ पे हमें। इसके अलावा जोधपुर में ही हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे जोधपुर में बालसमंद। बालसमंद, ठीक है, बालसमंद करीब 1159 ईस्वी में बनी थी और निर्माण करवाया था बालक राव परिहार ने। बालक राव परिहार, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जोधपुर में ही हमें देखने को मिलती है कायलाना झील। इस कायलाना झील को प्रताप सागर भी कहते हैं। प्रताप सागर 1872 में सर प्रताप सिंह, जो जोधपुर के रियासत के राजा थे, सर लगाते थे, सर की उपाधि इन्हें मिली थी, तो सर प्रताप सिंह के द्वारा इस कायलाना झील का निर्माण करवाया था। तो इस कायलाना झील को प्रताप सागर भी कहते हैं। अब कायलाना झील की भी खास बात है कि आरटीडीसी जो है हमारा राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आरटीडीसी के द्वारा इस कायलाना झील में क्या करवाया जाता है? नौका संचालन। आरटीडीसी ने इस झील का अधिग्रहण कर रखा है और यहाँ पे आरटीडीसी करवाती है नौका संचालन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। आगे जोधपुर में तो हो गया विशेषकर। तो कायलाना से एक चीज़ और मैं बता दूं, कायलाना से जो जल की प्राप्ति होती है कायलाना को प्राकृतिक रूप से नहीं, कृत्रिम रूप से, वो है राजीव गांधी लिफ्ट। राजीव गांधी लिफ्ट से इसको जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये मारवाड़ की मुख्य झीलें हो गई। इसके अलावा फिर हम अदर जो झील हैं, जिसमें जैसे बागड़ की अगर आते हैं, बागड़ की झीलों पर, तो बागड़ की झीलों पे हम चलते हैं एक बार। बागड़ कहते किसको हैं? बागड़ कहते हैं हम डूंगरपुर बांसवाड़ा को। डूंगरपुर बांसवाड़ा को बागड़ कहा जाता है। तो बागड़ हम डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बागड़ में, डूंगरपुर में देखने को मिलती है गैप सागर। गैप सागर, बांसवाड़ा में विशेष कोई झील नहीं, डूंगरपुर में गैप सागर। गैप सागर जो है ऐसे कहते हैं कि यहाँ के राजा महारावल गोपीनाथ ने बनवाया था। अब इस झील की खास बात क्या है वो मैं आपको बताऊं। झील की खास बात यह है कि यहाँ पे नाना भाई खांट, रास्तापाल हत्याकांड जो हुआ था उसके गुरु नाना भाई खांट और उनकी शिष्या कालीबाई, ठीक है, उसकी प्रतिमा है। इसके अलावा बागड़ की मीरा कहलाने वाली गौरीबाई की भी प्रतिमा इस गैप सागर के सहारे स्थित है, ये ध्यान रखना। तो बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में यही मुख्य झील है, गैप सागर। ठीक है, इधर हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब बागड़ से निकल के सिरोही, तो सिरोही में हमें देखने को मिलती है नक्की लेक, नक्की झील। नक्की झील एक क्रेटर झील है। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित जो गर्त है, उस गर्त से संबंधित है ये क्रेटर झील। तो नक्की एक क्रेटर झील है, बट फिर भी किंवदंतियां मिलती हैं कि देवताओं ने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण करवाया है। जैसा भी है, बट ये क्या है? एक क्रेटर झील है। किंवदंतियां नहीं, ठीक है, ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये क्या है? एक क्रेटर झील है, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, करीब 1200 मीटर, समुद्र तल से करीब 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित झील है। राजस्थान की सबसे गहरी झील है ये, राजस्थान की सबसे गहरी झील है क्रेटर झील। इस झील के किनारे कुछ विशेष आकार की चट्टानें हैं जो मतलब ऐसा देखने को मिलती हैं जैसे उन्हें गढ़ा गया है मूर्ति के रूप में, बट वो चट्टानें हैं। जैसे टॉड रॉक है, नन रॉक है, यहाँ पे बुल्ली नंदी रॉक है। नंदी रॉक मतलब ऐसे बैल के जैसी देखने को मिलती है। नंदी रॉक है, पैरेट रॉक है, कैमल रॉक है यहाँ पे, है ना। तो हॉर्न रॉक है यहाँ पे। तो
इस नक्की झील के किनारे ये काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। अब जो नन रॉक है उसके लिए एक क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान की पुराना क्वेश्चन है, अब नहीं आने वाले होते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होता है कि राजस्थान की वह झील जिसके किनारे घूंघट निकाले पानी पिलाते हुए महिला के समान एक चट्टान है, तो हम उसको क्या कहते हैं? नन रॉक कहते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो वो नन रॉक, कैमल रॉक, पैरेट रॉक, टॉड रॉक, नंदी रॉक, हॉर्न रॉक यहाँ पर इस क्रेटर झील नक्की के सहारे स्थित है। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ये झील है। झील का नाम क्या हो गया? नक्की। ठीक है। जैसलमेर, अब यहां से जैसलमेर चलते हैं और जैसलमेर से आएंगे बीकानेर। जैसलमेर में हमें मिलता है गढ़सीसर। जैसलमेर गढ़सीसर। देखो ऐसा है, ऐसे कहते हैं कि जैसलमेर के रावल गढ़सी सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। अब झील की खास बात है कि जो जैसलमेर लोक संस्कृति जो संग्रहालय है, जैसलमेर संस्कृति संग्रहालय, लोक संस्कृति संग्रहालय, वो इस इस झील के किनारे है। और कहते हैं कि इस झील का जो मुख्य गेट है उस गेट को टीलों की पोल कहा जाता है। टीलों की पोल। जैसलमेर लोक कला संस्कृति संग्रहालय तो है ही गढ़सीसर झील के किनारे, बाकी इस झील का जो मुख्य गेट है, एंट्रेंस गेट है, उसको टीलों की पोल कहते हैं और कहा जाता है कि ये एक वेश्या ने बनवाया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बीकानेर में हमें देखने को मिलती है कोलायत। कोलायत और पुष्कर की एक समानता है कि कोलायत में भी जो मेला लगता है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और पुष्कर झील में भी जो मेला लगता है वो कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। और रंगीला मेला हम पुष्कर के मेले को कहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पुष्कर का मेला होता है। कोलायत झील की खास बात है कि जो कपिल मुनि है, सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल मुनि, उस कपिल मुनि की तपोस्थली यहाँ पे बीकानेर में कोलायत क्षेत्र में है, तो उस झील के सहारे जो है वो हम कोलायत कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, इधर हाड़ौती की जो मुख्य झीलें हैं उनके ऊपर, और शेखावाटी में तो एक ही है। विशेषकर शेखावाटी में जो झील मिलती है पन्नालाल तालाब, पन्नालाल शाह तालाब, ये 1870 में सेठ पन्नालाल शाह ने इसका खेतड़ी में निर्माण करवाया था। ऐसे कहते हैं कि इस झील के किनारे जो भवन बने हुए हैं उन भवनों में स्वामी विवेकानंद ठहरे थे। भवनों में कौन ठहरे थे? स्वामी विवेकानंद ठहरे थे। तो पन्नालाल शाह तालाब हो जाता है 1870 में। इस झील के किनारे की खास बात है, झील के किनारे बनाने वाले बता देता हूँ मैं कि सेठ पन्नालाल नहीं बनवाया था, भवन में स्वामी विवेकानंद ठहरे थे। ठीक है, बस यहाँ पे एक ही है विशेषकर। फिर भरतपुर में आता है तो भरतपुर में मोती झील, मोती झील का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। मोती झील की खास बात है कि इस झील में शैवाल की खेती, नील हरित शैवाल की खेती की जाती है। मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। ठीक है, और भरतपुर में ही ये एक और है बंद बारेठा, हम सिंचाई परियोजनाओं में भी पढ़ चुके हैं। बंद बारेठा गांव में है, कुकुंद नदी पर बांध बनाया हुआ है, तो काफ़ी प्रसिद्ध झील है बारेठा झील। इसके अलावा डीग है, डीग में वैसे पर्टिकुलर कोई विशेष झील नहीं, बट जल महलों की नगरी कहलाता है डीग, भरतपुर में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब अलवर में हमें सिलीसेड झील देखने को मिलती है। सिलीसेड काफ़ी प्रसिद्ध झील है, सिलीसेड। ठीक है, ऐसे कहते हैं कि ये सिलीसेड, वैसे तो कुछ तो इसको कृत्रिम बताते हैं, बट ये प्राकृतिक है। अरावली की जो घाटियां हैं उनसे सुरक्षित है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पे अलवर के शासक विनय सिंह ने अपनी पत्नी शीला के लिए यहाँ पे सरिस्का पैलेस और शिकारगाह आदि का निर्माण करवाया था, है ना। अब सिलीसेड जो झील है इसके किनारे जो पैलेस बने हुए हैं उसमें अब जो
क्या बोलते हैं, एक होटल सरोवर संचालित है, होटल सरोवर का संचालन किया जाता है ना, होटल लेक पैलेस कहते हैं उसको। होटल लेक पैलेस एक तो हमारे पिछोला झील पर है, एक यहाँ पर है होटल लेक पैलेस असली सेड के सहारे। विनय सिंह को याद रखना, विनय सिंह की पत्नी शीला को चाहे मत याद रखना, लेकिन विनय सिंह ने इस झील के किनारे सुंदर सुंदर महलों का और शिकारगाह का निर्माण करवाया था। ऐसे सरिस्का भी एक झील क्षेत्र है, प्राकृतिक झील क्षेत्र है, अरावली में स्थित है सरिस्का झील क्षेत्र। यहाँ से हम आते हैं हाड़ौती में, तो हाड़ौती में हमें बूंदी में मिलता है नवलखा सागर। नवलखा सागर ऐसे कहते हैं कि नवलखा सागर जो है, नवलखा, ये बूंदी के शासक विष्णु सिंह ने इस झील के किनारे, विष्णु सिंह ने इस झील के किनारे अपनी पत्नी सुंदर शोभा के लिए सुंदर विलास और सुंदर घाट का निर्माण करवाया था। और नवलखा सागर में जो जल देवता हैं वरुण, ठीक है, उनका जल में मतलब पानी में डूबा हुआ, आधा डूबा मंदिर स्थित है, तो नवलखा सागर। इसके अलावा बूंदी में ही हमें देखने को मिलती है जैत सागर। जैत सागर की खास बात है कि यहाँ एक मीणा जी हैं, जैता मीणा ने सिंचाई उद्देश्यों के लिए इस जैत सागर का निर्माण करवाया था। जैता मीणा ने सिंचाई उद्देश्यों के लिए इस जैत सागर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे राजस्थान की मुख्य मीठे पानी की झीलें हैं। उससे पहले हमने पढ़ी थी राजस्थान की मुख्य खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है दोस्तों। कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।